जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, उसकी हर बात मानते हो, उसके पीछे अपनी जान देने तक जाएं, और वो भी बंदा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो, आपकी बात मानता हो और आपके पीछे जान देने तक जाए, वो आपकी जान ले भी सकता है। नहीं यकीन आता तो इस स्टोरी को जाके चेक कर लो। इस स्टोरी में आपको नजर आएगा कि कैसे इंतहा से ज्यादा मोहब्बत करने वाली लड़की और जिसके पीछे आप जान दे सकते थे, आपने दिन देखा ना रात देखा, इतनी मेहनत की कि वो कुछ बन जाए और उसको कुछ बनाने के लिए आप कर्जे में भी डूबते गए, लेकिन फिर भी उसने आपकी ही जिंदगी खत्म कर दी। तो ये स्टोरी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ की पायल हमाचू केस के बारे में। उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर लखनऊ में सिविल लाइन के करीब एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है हमाचू। नाजरीन, ये रिक्शा ड्राइवर है और इसके पास अपना रिक्शा नहीं है, बल्कि ये ठेके के ऊपर लेता है और शहर में अपनी सिविल लाइन के दाएं बाएं रिक्शा चलाता रहता है और पैसे इकट्ठे करता है, मेहनत मजदूरी करता है और अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा है। ये शादीशुदा भी है और इसकी बीवी पायल शाम को इसका घर इंतजार कर भी रही होती है। ये अपने माँ बाप के साथ इकट्ठा रहता है और इसकी बीवी पायल है, लेकिन इसके घर कोई बच्चा नहीं हुआ। सन 2018 में इसकी शादी हुई। तो जानते हैं इसकी शादी किससे हुई और कैसे हुई। पायल इसकी फुफ्फो की बेटी थी। इसकी फुफ्फो जो थी वो दिल्ली के मंगोलपुरी में रहती थी। अब इसका अपनी फुफ्फो के घर आना जाना था। इसकी फुफ्फो जो थी वो काफी खाती पीती थी, एक अमीर घराना था, लेकिन ये जो हमाचू था ये गरीब लड़का था। इसका बाप भी गरीब था और ये मेहनत मजदूरी करता था, रिक्शा चलाता था। लेकिन सन 2017 में पायल को हमाचू से मोहब्बत हो जाती है। पायल हमाचू की मोहब्बत में अंधी हो जाती है और वो हमाचू से इजहार कर देती। आगे से हमाचू जो होता है वो भी पायल को पसंद करता है और यूं इनकी दोस्ती हो जाती है और प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। 2017 से लेके 2018 तक इनकी दोस्ती चलती है। ये सोचते हैं कि अब शादी कर लेनी चाहिए। ये जो पायल थी ये 11वीं क्लास में पढ़ती थी और काफी अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन अब आके इसने अपनी तालीम भी छोड़ दी। तालीम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, इसका सारा ध्यान हमाचू के ऊपर था। अब ये अपने घर बात करती है, लेकिन इसके घर वाले मना कर देते हैं कि बेटा अभी तो तुम्हें हमाचू से दिल लगी है, लेकिन आगे जाके तुम इसके साथ क्या करोगी। वो एक गरीब लड़का है, उसकी जिंदगी बड़ी ही मुश्किल गुजरेगी। हमाचू का जो बाप था वो भी नहीं मानता, कहता है कि तुम दोनों कैसे बहन भाई की तरह हो और वैसे भी वो मेरी बहन है, इतना करीब का रिश्ता है तो ये शादी नहीं हो सकती। इन दोनों के घर वाले नहीं मानते, लेकिन ये जोर जबरदस्ती करते हैं। पायल जो होती है वो कुछ ज्यादा ही जोर लगाती है और यूं इन दोनों के घर वाले मान जाते हैं और सन 2018 में इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये अपने ससुराल लखनऊ सिविल लाइन में आ जाती है। अब वहाँ पे आके ये रहना शुरू कर देती है। एक साल बाद इसको ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँ, ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मैं एयर होस्टल लग जाऊँ, क्योंकि इसको ये शौक होता है एयर होस्टल लगने का और ये अपना सपना अपने शोहर को भी बताती है। इसका शोहर जो हमाचू होता है वो भी इससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और इसकी सारी डिमांड पूरी करता है, इसकी हर बात मानता है, लिहाजा वो भी कहता है कि ठीक है तुम लग जाओ। अब वो एक कॉलेज में इसे लगवा देता है और ये अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेती है। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद एक इंस्टीट्यूट में लग जाती है और अपना कोर्स करना शुरू कर देती है। होता कुछ यूं है कि हमाचू रिक्शा चलाता है, दिन को भी रात को भी ये पैसे इकट्ठे करता है, काफी ज्यादा मेहनत करता है। चूंकि पायल की पढ़ाई के ऊपर खर्चा आ रहा था, उसकी फीस भी काफी ज्यादा थी। जिस टाइम ये हमाचू घर नहीं होता तो हमाचू का जो बाप होता है पायल का ससुर, वो पायल को लेके जाता है और वापस ले भी आता है। इनका वक्त ऐसे ही गुजर रहा होता है। तो इस बंदे हमाचू ने एक बंदे से 12,000 रुपया या इससे कुछ ज्यादा पैसे उधार लिए होते हैं। ऐसे ही आज 21 जनवरी 2025 को ये शाम को घर आया। खाना खाने के बाद इसने अपनी बीवी पायल और अपनी माँ को बताया कि मैंने जिस बंदे से पैसे उधार लिए आज मैंने उसकी 3500 रुपया किस्त देनी है, लिहाजा मैं किस्त देने उसके घर जा रहा हूँ। तो ये अपने घर से निकलता है और उस बंदे को पैसे देने उसके घर चला जाता है। अब उस बंदे का घर मछली मंडी में होता है और वो इनका करीब का रिश्तेदार ही होता है। ये हमाचू उसको पैसे देने जाता है लेकिन वापस नहीं आता। अब हमाचू के नंबर के ऊपर ये लोग फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि 20 दिन पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया था। सारी रात ये हमाचू का इंतजार करते रहते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता। सुबह आइए उस बंदे को फोन करते हैं। ये इनका दूर का रिश्तेदार है और हमाचू का कजन लगता है। इसका नाम है आयुष सोनकर। ये एक क्लर्क लगा हुआ है इससे लखनऊ शहर में और इसकी ऊपर से भी मोटी कमाई हो जाती है। अब इससे राब्ता किया जाता है तो ये कहता है कि हमाचू मेरे पास नहीं आया, ना ही उसने मुझे फोन किया, बल्कि मैं तो रात को शादी के ऊपर गया हुआ था अपनी बहन के ससुराल में। अब ये लोग कहते हैं ठीक है और हमाचू ने
जिस बंदे का रक्षा लिया होता है रेंट के ऊपर, उस बंदे से राब्ता किया जाता है। अब उस बंदे ने अपने रक्षे के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा रखा होता है। जब वो जीपीएस ट्रैकर के ऊपर चेक करता है तो नजर आता है कि हनुमान मंदिर के पास जो गोमती नदी है उसके रोड के साइड के ऊपर ही उसका रक्षा खड़ा हुआ है। ये सब लोग भाग के जाते हैं गोमती नदी के पास, तो उसमें नजर आता है कि रोड के साइड के ऊपर रक्षा तो खड़ा हुआ है लेकिन हिमांशु कहीं पे भी नहीं है। ये सब लोग अब सोचते हैं कि इस हनुमान मंदिर में कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरों से जाके पता करते हैं। अब ये हनुमान मंदिर के अमले के पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं हमें कैमरों की सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। वो अमला जो होता है वो इनको फुटेज दिखाता है। उस फुटेज में नजर आता है कि हिमांशु जो होता है वो अपना रक्षा यहाँ पे लेके आता है और रक्षे को एक साइड पे खड़ा करता है और इस गोमती नदी के पुल के ऊपर चल के दूसरी साइड पे जाता है, जंगल वाली साइड पे, और इसके पीछे एक और बंदा जाता है। अब वो बंदा अकेला वापस आता है थोड़ी देर बाद और हिमांशु पूरी रात वापस ही नहीं आता। जब वो बंदा वापस आ रहा होता है तो पुल के करीब आके वो देखता है कि हनुमान मंदिर में कैमरा लगा हुआ है, तो वो अपने मुंह के ऊपर अपना हाथ कर लेता है और वहां से भाग जाता है। अब उसके बंदे के कपड़े देख के इसकी बहन जो होती है हिमांशु की, वो फौरन पहचान जाती है कि ये तो हमारा रिश्तेदार आयुष सोनकर है। अब आयुष सोनकर के घर के करीब हिमांशु के मामू का घर था। वो भी जब ये देखता है और चाल डाल से पता करता है तो उसको भी यही लगता है कि आयुष सोनकर है। अब इसके घर वाले जो होते हैं वो जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि ऐसे हमारा बेटा गुम हो गया, आप लोग उसे जाके ढूंढ दे। अब पुलिस जो होती है वो कहती है कि वो नदी का पुल क्रॉस कर गया, लिहाजा इस थाने की वो हदूद नहीं बनती, आप दूसरे थाने जाए। यूं ये लोग नजीरगंज थाने में जाते हैं और वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करते हैं। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आती है हनुमान मंदिर से, वो सीसीटीवी वीडियो देखती है। वीडियो में भी यही नजर आता है कि आयुष सोनकर है वो वापस भाग के आया और हिमांशु जो है वो सारी रात वापस ही नहीं आता। अब पुलिस वाले आयुष सोनकर को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा होता, वो भाग गया होता है। पुलिस वाले नदी क्रॉस करके जंगल में जाते हैं, सारी छानबीन करते हैं, ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कुछ भी नजर नहीं आता। ये 21 जनवरी की रात को गुम हुआ था। 22 जनवरी की शाम तक ये लोग ढूंढते रहे और शाम को इन लोगों ने हनुमान मंदिर में वो सीसीटीवी वीडियो देखी और 23 जनवरी को थाने गए और एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस चक्कर में 3 दिन गुजर गए थे। अब 24 जनवरी की सुबह आ चुकी थी लेकिन हिमांशु जो था उसका कोई पता नहीं चल रहा था। अब 3 दिन से इनके घर कुछ भी नहीं बन रहा था, किसी का खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था। इस हिमांशु की बीवी जो पायल थी उसका भी रो रो के बुरा हाल था, माँ बाप की कंडीशन भी बड़ी खराब थी लेकिन 3 दिन से भूखे थे। रिश्तेदार जो थे, इनके करीबी एक रिश्तेदार थे, उन लोगों ने खाना वगैरह बनाया और इनके घर लेके आए। अब किसी बंदे का भी खाने को दिल नहीं कर रहा था लेकिन हिमांशु की बीवी पायल उठती है और फुल प्लेट में खाना भरती है और खाना खाना शुरू कर देती है और उसके ऊपर टूट जाती है। अब इसका जो ससुर होता है हिमांशु का बाप, उसको इसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, वो इसको नोटिस करना शुरू कर देता है। ये क्या करती है कि हर टाइम मोबाइल में घुसी रहती है, बार बार मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट मैसेज भी करती है और मोबाइल फोन के ऊपर किसी से बात भी करती है, बार बार इसे कॉल भी आती रहती है। ये पायल को बोलता है इसका ससुर कि तुम क्या कर रही हो, अभी तुम्हारा पति गुम हुआ है, हम लोग इतने परेशान है, तुम हो के बार बार मोबाइल को इस्तेमाल करी जा रही हो और तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। पायल जो होती है वो अपने ससुर से लड़ाई करनी शुरू कर देती है कि देखो, एक तो मेरा शोहर गुम हो गया, ये बुरा वक्त चल रहा है, ऊपर से आप लोग मुझे टॉर्चर करी जा रहे हैं, मुझे परेशान करी जा रहे हैं। क्या मैं अपने किसी बहन भाई, किसी माँ बाप या रिश्तेदार से बात भी नहीं कर सकती, अपना दुख भी नहीं किसी के साथ बांट सकती? लेकिन इसका जो ससुर होता है उसको इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बार बार उसको ये शक भी हो रहा होता है कि जरूर मेरी बहू में कोई चक्कर है, दाल में कुछ काला है। इसी वजह से वो गुस्से से इससे मोबाइल लेता है और मोबाइल लेके रख देता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। पुलिस वालों को भी इन सारी चीजों का पता चलता है कि कैसे पायल जो है उसको कोई टेंशन नहीं। वो घर का राउंड भी लगाते हैं, उसमें भी यही नजर आता है कि पायल जो है उसके चेहरे के ऊपर कोई गम नहीं है। बाकी सारे घर वाले मरने तक पहुंचे हुए हैं लेकिन वो फिट है और फोन को एंजॉय कर रही है। पुलिस वालों ने ये सारी चीजें पहले ही नोटिस करी हुई थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि इसकी बीवी जो पायल होती है उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं तो वहां से एक नंबर मिलता है। अब वो उस नंबर की लोकेशन वगैरह का पता करते हैं और उस नंबर के बारे पता करते हैं तो वो नंबर जो होता है वो आयुष सोनकर का होता है। अब बीवी के ऊपर पूरा शक आ जाता है और यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि आयुष सोनकर के साथ पायल का राब्ता भी था। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो हिमांशु के बड़े भाई को शाम को फोन करते हैं कि अपनी भाभी को थाने लेके आओ, कुछ जरूरी पूछगूछ करनी है। अब हिमांशु का भाई जो होता है वो भी कहता है ठीक है और अपनी भाभी पायल को थाने लेके चला जाता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसको इन सब लोगों से अलग कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि बीबी जो भी बात है सारी बात हमें बता दो, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इसी अरसे में पुलिस वाले जो होते हैं वो पायल के ससुर से पायल का मोबाइल ले लेते हैं और उसकी व्हाट्सएप चैट चेक करते हैं। उसमें भी ये क्लियर नजर आ जाता है कि इसका आयुष से राब्ता था और वो सारी लोकेशन के बारे में उसे बता रही थी। घर में
जो कुछ भी चल रहा था वो बार बार उसे बता रही थी। जब उसकी सीसीटीवी वीडियो देखी गई तो वो भी उसने बता दिया कि सब लोगों को पता चल गया, लिहाजा तुम यहाँ से भाग जाओ। इसी के बताने के ऊपर वो भाग के गया था और उसने अपने नंबर भी बंद करे थे। अब पुलिस वाले सारी चीजें इसके सामने रखते हैं कि बीबी ये देखो तुम्हारा उससे राब्ता भी था और तुम उसे अपडेट भी करती रही हो। तो ये टूट जाती है और कहती है कि हाँ मैंने उसको कत्ल करवा दिया और वो नदी में है। पुलिस अब बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो हिमांशु के घर वालों को बताती है कि आपका बेटा कत्ल हो चुका है। तो पुलिस वालों की ये बात सुन के किसी को उनके ऊपर यकीन नहीं आता। सारे लोग हैरान हो रहे होते हैं और खड़े होकर परेशान होकर सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि आपकी बहू ने ही आपके बेटे को कत्ल करवा दिया। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो आयुष की तलाश करना शुरू कर देते हैं और किसी न किसी तरीके उसे जाके गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको भी लेके आ जाते हैं और यहाँ पायल को भी लेके आ जाते हैं। आयुष को बोलते हैं कि बताओ हिमांशु किधर है, तो वो उनको साथ लेके जाता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो रेस्क्यू वालों को भी साथ लेते हैं और जाके नदी की तलाशी लेते हैं। तो वहां से हिमांशु की डेड बॉडी मिल जाती है। अब हिमांशु की मैयत को लेके उसके जो घर वाले होते हैं वो इत्तेजाज करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए। अब जो एसीपी होता है वो हिमांशु के घर वालों को बताता है कि आप लोग ये धरना खत्म करें, इत्तेजाज खत्म करें, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। अब हिमांशु के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब पायल से पूरी स्टोरी पूछी जाती है। आयुष जो इसका साथी होता है वो भी गिरफ्तार हो चुका होता है। हिमांशु जो होता है वो तो कत्ल हो चुका होता है, लेकिन पायल अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। स्टोरी कुछ यूं होती है कि जब 2018 में हिमांशु और पायल की शादी होती है और पायल अपने ससुराल में आ जाती है, 2-3 साल बाद वो खुल जाती है और अपने कॉलेज भी जा रही होती है। कॉलेज पूरा करने के बाद इंस्टीट्यूट जा रही होती है, तो वहां से उसकी आयुष से दोस्ती होती है। दोस्ती कुछ इस तरह होती है कि वो अक्सर अपनी दोस्त के घर जाती है और उसकी जो दोस्त होती है वो कोई और नहीं होती, आयुष की सिस्टर होती है। अब आयुष जो होता है वो भी अपनी सिस्टर के घर आ जाता है और महंगे महंगे तोहफे लेके आता है पायल के लिए और उसको महंगे महंगे खाने भी खिलाता है। यूं पायल जो होती है उसकी करीबियां बढ़ जाती है आयुष के साथ, उसका पैसा देख के और उसकी बेइंतहा मोहब्बत देख के। अब हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला शोहर हिमांशु था उसके पास और पैसा लौटाने वाला उसका आशिक आयुष था उसके पास। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। जितनी ज्यादा ये हिमांशु कमाई करके लेके आता था दिन और रात में, इससे ज्यादा तो पायल खर्चे उड़ा रही थी, अपने नए नए सूट ले रही थी और महंगे से महंगा मोबाइल फोन ले रही थी, महंगे खाने मंगवा रही थी ऑर्डर कर करके। आहिस्ता आहिस्ता हिमांशु को शक होना शुरू हो जाता है। वो अपनी बीवी पायल से पूछता है कि सारा कुछ किधर से आ रहा है, तो वो नहीं बताती, लेकिन जब वो उसका मोबाइल चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये जो मेरा कजन है आयुष, ये उसके साथ बात करती है। वो आयुष को भी मना करता है और अपनी बीवी पायल को भी समझाता है। ये 2022 की बात होती है। पायल जो होती है वो अपने शोहर हिमांशु की बात मान लेती कि ठीक है। अब हिमांशु जब भी घर आता है तो पायल अपने आशिक आयुष से बात नहीं करती और चोरी बात करना शुरू कर देती है। लेकिन हिमांशु को ऐसे ही लग रहा होता है कि मेरी बीवी पायल जो है वो अब सुधर गई, अब वो कुछ भी गलत नहीं कर रही। लेकिन अब पायल जो थी वो अपने पैसे छुपा के रख रही थी, उससे खर्चा तो खुला ले रही थी लेकिन बाहर अयाशियां करके आती थी, अपने शोहर हिमांशु को पता नहीं चलने दे रही थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और दूसरी तरफ हिमांशु जो होता है उसकी आयुष से सुलह भी हो जाती है। वो कहता है कि इससे भी गलती हुई थी लेकिन अब ये ठीक हो गया, ये भी मेरी बीवी को फोन नहीं करता, उससे बात नहीं करता, ये भी ठीक है। ये दोस्ती आगे जाके हिमांशु को पैसे उधार लेने के ऊपर मजबूर करती है और वो 12,000 रुपया आयुष से उधार ले लेता है और महीने की 3,3500 रुपया किस्त करके उसे लौटा रहा होता है। दूसरी तरफ आयुष जो होता है वो पायल को मजबूर करता है कि तुम हिमांशु से डिवोर्स लो और मेरे साथ शादी करो। लेकिन पायल को पता होता है कि मेरा शोहर जो हिमांशु है वो मेरी हर बात मानता है, किसी बात को इग्नोर नहीं करता। मैं उसके आगे कोई भी बहाना लगा के उससे डिवोर्स नहीं ले सकती क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो कभी भी मुझे डिवोर्स नहीं देगा। इस चीज को पायल बड़ी अच्छी तरह समझती है और वो आयुष को कहती भी है कि मैं कैसे अपने शोहर से डिवोर्स ले सकती हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन आयुष जो होता है वो उसको बार बार मजबूर करता है। अब जब पायल भी देखती है कि इतना ज्यादा पैसा है और अय्याशी में मेरी जिंदगी गुजरेगी, दूसरी तरफ वो हिमांशु से भी मोहब्बत करके शादी कर चुकी थी, लेकिन उसको ये पता थोड़ी अरसे बाद चला जब उसकी मोहब्बत खत्म हुई कि पैसे के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। 2-3 साल में उसका इश्क पूरा हो चुका था। अब वो आयुष से शादी करना चाहती थी लेकिन वो सोचती है कि हिमांशु से डिवोर्स नहीं लेती बल्कि उसे रास्ते से ही हटा देती हूँ, क्योंकि डिवोर्स अगर मैं मांगूंगी तो उसने देनी भी नहीं। और ये सोच के ही वो आयुष से प्लानिंग बनाती है कि हम दोनों हिमांशु को कत्ल कर देते हैं, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। आयुष भी कहता है ठीक है। और उस दिन भी कुछ यूं होता है कि शाम को 3500 रुपया पायल अपने पास से देती है हिमांशु को और कहती है कि जाओ आयुष को अपने कर्जे की किस्त दे और साथ एक मोबाइल भी देती है और उसको कहती है कि देखो आयुष घर नहीं होना, वो शादी के ऊपर गया हुआ है, लेकिन रास्ते में तुम मिल जाओगे उसे, तुम उसको फोन कर लेना तो वो बाहर आ जाएगा। और एक मोबाइल अपने पास दे
के उसको भेज देती है और हमाचू जो होता है वो आगे जाके आयुष को फोन भी करता है। आयुष ने पहले उसे हनुमान मंदिर का बताया होता है, लेकिन जब वो हनुमान मंदिर के पास जाता है तो आयुष उसे कहता है कि तुम दूसरी साइड पे गोमती नदी के पास आ जाओ। अब आयुष जो होता है वो गोमती नदी के पास चला जाता है और वहाँ पे जाके 3500 रुपया दे देता है आयुष को। अब 3500 रुपया लेने के बाद आयुष हमाचू को कहता है कि हम नदी किनारे जाके एक दिया ना जला दे। हमाचू भी कहता है ठीक है, और यूं ये दोनों नदी किनारे जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर और दिया जला रहा होता है हमाचू। पीछे से आयुष उसको एक धक्का देता है और वो नदी में गिर जाता है। अब गुप अंधेरा होता है, यहाँ पे कुछ आता जाता तो है नहीं, सुनसान इलाका होता है, जंगल का एरिया होता है। ऊपर से हमाचू को तैरना भी नहीं आता, यूं वो डूबता है और डूब के मर जाता है। और वापस आयुष भाग के आ रहा होता है और उसको नजर आ जाता है कि मंदिर में कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख के भाग जाता है। अगले दिन सुबह इसका एक कजन होता है जैकी, ये उसको मंदिर में भेजता है और मंदिर के कर्मचारियों को कहता है कि पैसे ले लो और ये सीसीटीवी वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन मंदिर के कर्मचारी जो होते हैं वो सीसीटीवी वीडियो डिलीट नहीं करते और पुलिस को इत्तला कर देते हैं। अब ऐसा नहीं था कि ये पायल और आयुष ने पहली ही कोशिश करी और हिमांशु को कत्ल कर दिया, बल्कि इससे पहले भी वो 2 दफा कोशिश कर चुके थे। एक दफा कुछ यूं हुआ था कि सन 2023 में आयुष ने एक कट्टा भी खरीद लिया था और हिमांशु को कत्ल करने लगा था, लेकिन पायल ने मना कर दिया था कि देखो अगर तुम हिमांशु को गोली मारोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, उन लोगों को पता चल जाएगा, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। अब उसको नदी में धक्का देने से कुछ दिन पहले ये उसको नशे वाली मेडिसिन भी खाने में मिला के देने लगती है, लेकिन वो भी इसका प्लान कामयाब नहीं होता। और बाद में इसे ख्याल आता है कि देखो हिमांशु को तो तैरना ही नहीं आता, तो किसी तरीके इसको नदी के ऊपर लेके जाया जाए और धक्का दे दिया जाए तो ये प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और दूसरी तरफ लोग भी ये सोचेंगे कि किसी तरीके वो गिर गया पानी में और वो डूब के मर गया। ये प्लान फिर बनाती है ये अपने आशिक के साथ मिलके, और यूं इसका आशिक आयुष इसे नदी किनारे ले जाता है और वहाँ पे ये धक्का देता है और वो डूब के मर जाता है। अब दूसरी तरफ पुलिस ने पायल को, आयुष सोनकर को और इसके कजन जैकी को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों हवालात में है और इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। आगे जाके जो भी फैसला आएगा इनके खिलाफ वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह के बाद।